नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और सभी का बहुत सारा स्वागत करता हूं नॉलेज गेट के इस नए पॉडकास्ट सीरीज में, जिसमें आज हमारे साथ है प्रशांत सर। हेलो। वेरी वार्म वेलकम टू यू। और ये थोड़ा सा कैजुअल रहने वाला है, तो बहुत नज़र टिका के मत देखिएगा। काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपकी मदद आपके लिए एडवांटेजेस होने वाला है। यहाँ पे इन जनरल डिस्कशन किया करेंगे, किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं जाएंगे। इन जनरल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग उस पर बात किया करेंगे और 360 डिग्री अराउंड द इंजीनियर्स लाइफ, जो भी इंपॉर्टेंट मसले हो सकते हैं हमारे हिसाब से, उस पर हम यहाँ पर चर्चा किया करेंगे। आप लोग को भी अगर लगे कुछ इंटरेस्टेड आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि बहुत क्लीशे है, बट मैं और प्रशांत डिस्कस कर रहे थे, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे अपने भी पॉइंट ऑफ व्यूज में बदलते रहे हैं, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आजकल तो मेरे ख्याल से सर 10th क्लास से या 8th क्लास से ही, हाँ, मोस्टली बच्चे हाई स्कूल में तो पढ़ ही रहे हैं कोई ना कोई एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बोर्ड पे भी हालांकि डिपेंड करता है। आईसीएससी वाले आजकल शायद 6th क्लास से प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जब शायद मैथ स्टार्ट करते हैं कुछ बोर्ड्स में लोग, वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बट हाँ, मतलब स्कूलिंग में आजकल बच्चा एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आ ही रहा है। मतलब बीच में तो मैं नाम नहीं ले रहा कंपनी का, बट लोग 5th क्लास में भी पायलट और ऐसा कुछ ऐप बनवा रहे थे। अभी वो बाजार से आउट हो गया है। पॉइंट ये है कि सीएसआईटी के अंदर, इस पे हालांकि दैट्स अ डिफरेंट पॉडकास्ट ऑल टुगेदर, कि कितनी इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग, कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो भी है, क्या वो प्रोग्रामिंग ही कर रहा है क्या, और अगर नहीं तो उस पर अलग चर्चा करेंगे। फिलहाल प्रोग्रामिंग के तौर पे बात करनी है, कितनी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ओवर टू यू। पहली बात तो ये सवाल थोड़ा सा, मतलब सर ने शायद इस हिसाब से पूछा है जिस हिसाब से बच्चे पूछते हैं। मैं नॉलेज गेट के कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, वहाँ पे बच्चे किस हिसाब से बात कर रहे हैं, या इन जनरल बहुत बच्चों से इंटरेक्शन होता रहता है कॉलेज के वैसे बच्चों से। तो सवाल बच्चे इसी तरह से पूछते हैं कि कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, जो शायद बहुत अच्छा सवाल नहीं है इन टर्म्स ऑफ इस चीज़ को समझने के लिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप करने क्या वाले हो या आप क्यों सीख रहे हो कॉलेज में। तो पहली बात तो ये कि वही, आप जिस कंपनी में जाओगे, जिस प्रोजेक्ट पे काम करोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू कि आप किस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो, कितना काम आप कर चुके हो। उसमें भी जरूरी नहीं है सेम एक प्रोजेक्ट में भी अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ करी जाती हैं। फ्रंट एंड के लिए कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, बैक एंड के लिए अलग लैंग्वेज यूज़ हो रही है, बिल्ड के लिए अलग यूज़ हो रही है, जो आपका बिल्ड सिस्टम है। मैं बीच में ब्रेक कर रहा हूँ, ये भी अपने आप में एक डिस्कशन है। फ्रंट एंड बैक एंड, साला आधों को पता ही नहीं है भाई, सब बोल रहे हैं ये फ्रंट एंड, अभी ये होता क्या है, इस पे ही बात करेंगे। आजकल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जो आपको करना है, जब आप अपनी ऐप बना लोगे तो आपको मान लीजिए उसको AWS क्लाउड पे डालना है या एज़्योर पे डालना है, उसके लिए अलग जो है लैंग्वेजेस होती हैं, XML टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं या YML टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं जो फॉर्मेट में लिखी जाती हैं। तो ये समझना, ये कहना बहुत अजीब है कि मैं कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लूँ। तो आपको लैंग्वेज तो जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब सीखनी पड़ेगी। मैं यहाँ शायद ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो अभी ये सोच रहे हैं कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद कोई जॉब ढूंढनी है। मेरा मोटिव ये है कि मैं कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता। अगर आप मान लीजिए एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहते हैं तो आपको कॉटलिन सीखनी ही पड़ेगी, उसमें फिर कोई सवाल ही नहीं कि सर मैं क्या सीखूं क्या ना सीखूं। आप iOS ऐप बनाना चाहते हैं तो आपको स्विफ्ट सीखनी ही पड़ेगी। आजकल अगर आप वेब टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के जितने भी आजकल वेरिएंट चलते हैं, वो टाइप स्क्रिप्ट है या व्यू है, ये जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, आपको कोई ना कोई सीखना ही पड़ेगा। तो पॉइंट ये है मैं क्या सीखूँ जिससे कि मैं एक अच्छी जॉब पा सकूँ। तो जैसा मैं, तो ये डिस्कशन अगेन हम क्लियर कर देते हैं। ऑब्वियसली मार्केट में इतनी सारी लैंग्वेज है, हर किसी के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज, और जैसा आप बोल रहे हैं कि ठीक बात है, देयर आर सर्टेन आइडियाज जो स्पेसिफिक लैंग्वेज में ही इंप्लीमेंट हो सकते हैं। मैं सर को इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ, शायद एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं बोलना चाहिए, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज तो है ही, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि सबके अपने अपने यूज केसेस हैं। कोई लैंग्वेज है जो किसी चीज के लिए ज्यादा अच्छी है, कोई लैंग्वेज है जो किसी और एप्लीकेशन के लिए ज्यादा अच्छी है। भाई वो एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हुआ, वो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बेसिस पे सिलेक्शन हुआ। चलो ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डिस्कशन है वो उस मुद्दे पे है कि जो बच्चा बीटेक में है या बीटेक जस्ट पास आउट हुआ है और वो कोडिंग या प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा है। एक्चुअली नॉट नेसेसरीली, हमारा डिस्कशन उनके लिए है जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं। जैसे मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए काम करते हुए इंडस्ट्री में, बट अगर मैं भी आज ये देखना शुरू करूँ कि मैं जॉब ढूंढूंगा तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा अभी करंट प्रोजेक्ट किस लैंग्वेज में है। मैं करंट प्रोजेक्ट मान लीजिए टाइपस्क्रिप्ट में करता हूँ, बट मुझे फिर से एक अपनी जो हमारी कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस पर फॉल बैक करना पड़ेगा एल्गोरिथम्स की तैयारी करने के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए। तो चाहे आप कॉलेज से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
चाहे आप एक्सपीरियंसड हैं तो कर रहे हैं, मैं शायद 15 साल के एक्सपीरियंस, जो 12-15 साल के एक्सपीरियंस हो उससे जो बाद के लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे शायद कोडिंग राउंड होना बंद हो जाते हैं। बट जब भी आप एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर, एज अ डेवलपर कहीं जॉब पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करने की उनको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। बताओ। तो जैसे मैं सर से बात कर रहा था, मेरे व्यूज़ भी इस बारे में काफ़ी चेंज हुए हैं। अभी तक मेरे से जब कोई पूछता था, कुछ समय पहले तक मैं हमेशा सबको ही बोलता था कि मेरे को ऐसा लगता है कि 2 मेजर पैराडिम की लैंग्वेजेस हैं जो लोग सीखते हैं। पहला तो वही है जो C++ है, ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं। कॉम्प्लिकेशन जो है वो लैंग्वेज में बहुत कम है। कॉम्प्लिकेशन जो C++ में आती है वो तब आती है जब आप कोई एक्चुअली प्रॉब्लम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज ओवरऑल बहुत कम कॉम्प्लिकेटेड है, लिमिटेड कीवर्ड्स हैं, लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो आपको बेसिकली ये सिखाती है कि कोई प्रॉब्लम अगर आपको दी गई है तो उसको लॉजिक के फेस में कैसे सोचना है, सीक्वेंसेस के तरह से कैसे सोचना है, एल्गोरिथम्स की तरह से कैसे सोचना है। वो शायद थोड़ा सा आसान होता है C++ में सोचना। वो आपके लिए रोड़ा नहीं बनती। वो ऐसा दरवाजा है, जैसे आप जाते हैं ना कहीं पे, आप जाते हैं दरवाजा खुद खुल जाता है। तो आप थोड़ा सा अगर सीख लेते हैं तो वो दरवाजा है जो दरवाजा भी है, पर आपके लिए रोड़ा नहीं बनता। अगर आपने थोड़ी सी थॉट प्रोसेस सीख ली है तो आप लैंग्वेज में कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी जो पैराडिम की लैंग्वेजेस हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं, या आजकल ऑब्जेक्ट बेस्ड बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ड्रिवन बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग थोड़े थोड़े स्लाइटली शिफ्टेड नाम हैं। बट जावा जिनकी बेस लैंग्वेज मानी जाती है, जावा जो लोग पहले से यूज़ करते थे, या उसके बाद पाइथन यूज़ करते हैं आजकल, और बहुत सारी लैंग्वेजेस लोग सीखने की कोशिश करते हैं, जैसे रूबी हो गई, या जैसे मैं भी कॉटलिन की बात कर रहा था, स्विफ्ट की बात कर रहा था, C# भी लोग काफ़ी सारे सीखते हैं। ये इन सबको मैं एक सेम कैटेगरी में मानता हूँ कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप की लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनरली अभी तक मेरा सजेशन ये होता था कि पहले आप C या C++ में से एक लैंग्वेज पकड़ें, उसको अच्छे से सीख लें, जो बेसिक एल्गोरिथम्स हैं उन सबको पहले C++ में इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद जब आप जावा पे मूव करेंगे तो आप काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं उनको अप्रिशिएट कर पाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आप देखेंगे क्या ऑलरेडी जावा आसानी से मैं कर पा रहा हूँ जावा में, जो शायद C या C++ में नहीं कर पा रहा था। और इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव कोडिंग के जो फ्रेमवर्क्स हैं, या कॉम्पिटिटिव कोडिंग की जो वेबसाइट्स हैं, या इन जनरल भी लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अगर प्रोग्रामिंग इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप C++ में देंगे या जावा पाइथन में देंगे तो वो चलता है। तो जनरल सजेशन ये होता था कि एक लैंग्वेज C++ में सीखें, जब उसमें आप थोड़े से डिसेंट हो जाएं, उसके बाद एक लैंग्वेज जावा या पाइथन में से सीखें, और उसके बाद सिर्फ एक लैंग्वेज इनके बाद भी दोनों में से पकड़ लें। एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिस पर आपको मॉडरेट स्किल है कि मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, कोई बेसिक एल्गोरिथम है तो उसको लिख सकता हूँ, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स मेरे को पता है, कैसे काम करना है वो पता है। बट एक लैंग्वेज ऐसी है जिसमें मेरे को ये नहीं सोचना पड़ता कोड लिखते हुए कि अब मैं क्या वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, क्या करूँगा। आप सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, लैंग्वेज अपने आप निकलती जाती है। जैसे अपन लोग हिंदी यूज़ करते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी सेम ही चीज़ है कि थॉट आपके मन में आती है तो आप हमेशा जब इंग्लिश अपन लोग बोलते हैं तो सोचते रहते हैं इसके लिए क्या शब्द यूज़ करना है, इसके लिए क्या यूज़ करना है, अगर माइंड में ये थॉट आ रही है तो इसके लिए क्या करना है। बट हिंदी में वो कभी शायद सोचना इतना नहीं पड़ता, क्योंकि वो नेचुरल हो जाती है आपके लिए एक लैंग्वेज। आप उसमें जो भी आपकी थॉट है उसके बाद आप सोचते नहीं कि इसको एक्सप्रेस कैसे करना है। तो एक लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए। बट रिसेंट टाइम्स में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, 500 से ज़्यादा इंटरव्यू मैंने लिए हैं कुछ समय में, और जो मैंने देखा है ट्रेंड यहाँ पे बाहर, बहुत सारे बाहर के बच्चे इंटरव्यू करते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के, और जो धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स जिस हिसाब से चेंज हो रहे हैं इंडस्ट्री में, कि आजकल बहुत सारा जैसे कंसंट्रेशन है लोगों का डेटा साइंस पे, या बहुत कंसंट्रेशन है मशीन लर्निंग के लिए कोड करने में, या बैक एंड के लिए कोड करने में। तो मैंने क्या देखा है, और दूसरा एक ये भी है कि इंटरव्यू सिचुएशन जो है ना वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है, यानी काफ़ी डरे हुए होते हैं बच्चे, काफ़ी घबराए हुए होते हैं। डजेंट मैटर कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर ली है, बहुत छोटी छोटी गलतियां करना इंटरव्यू में काफ़ी आसान होता है, आप छोटी सी चीज़ें मिस कर जाते हैं। C++ में जो बच्चे जनरली कोड करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बहुत छोटी छोटी चीज़ों में गलती करते हैं और वहाँ पे मात खा जाते हैं, क्योंकि आप कहीं पर एक एम्परसेंड लगाना भूल गए, आप कहीं पर एक एस्टेरिस्क लगाना भूल गए, और उसकी वजह से अगर एरर आ गई तो चलो आप फिर भी पकड़ लेंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि आपके कोड की कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप सोच रहे हैं कि मेरा कोड ON में चल रहा है, बट जब आपने मेथड के पैरामीटर्स लिए, बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने मेथड के पैरामीटर लिए तो आप एम्परसेंड लगाना भूल गए, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर सी ने उठा के कॉपी कर दिया, तो जो इंटरव्यूअर मार्क कर देगा कि आपकी एल्गोरिथम ऑप्टिमल नहीं थी, तो क्या होगा, आपको शायद उतना जो स्कोर आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो मैं जनरली आजकल ये रिकमेंड करता हूँ कि आप डायरेक्ट जावा या पाइथन जैसी लैंग्वेजेस पे जंप कर सकते हैं। जावा का भी वैसे मेरे को लगता है कि टाइम अब थोड़ा पुराना हो रहा है। और ये मैं सिर्फ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ खुद भी पाइथन में, बट मैं जितने बच्चों को आजकल नए बच्चों को इंटरव्यू करता हूँ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के, इधर उधर के, बाकी जिन कंपनियों में भी लोग जा रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स बेसिस में मैं देखता हूँ, शायद पाइथन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज
प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या मैं कहूँगा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल है। सोचना भी उसमें काफ़ी आसान है, गलतियाँ करना बहुत मुश्किल है पाइथन में लिखते हुए। आप जो है जैसे इंडेंटेशन की गलतियाँ आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो लैंग्वेज है वो एरर देने लगती है। इन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद बाकी लैंग्वेजेस में लिखनी पड़ती हैं, वहाँ बहुत आसानी से इंटरव्यू सेटिंग में उसको कर पाते हैं। तो पाइथन मुझे भी ऐसा लगता है कि आजकल बच्चों को सीखनी चाहिए एज ए फर्स्ट लैंग्वेज। सी का जो बुक है ना, लेटर सी यशवंत कनेक्ट करने लिखी है, उसमें वो पहले पेज पे लिखते हैं कि आज भी मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई यू शुड स्टार्ट, मतलब लैंग्वेज आप कोई भी करें सी से स्टार्ट क्यों करना है। तो वो इस तरह का एडवाइस उसमें करते हैं, इट्स लाइक कि आप हायाबुसा चलाओ या कोई भी एक्सट्रीम बाइक चलाओ, बट इट इज़ लाइक अ साइकिल या इट इज़ लाइक अ बुलक कार्ड, एक बैलगाड़ी की तरह है जिससे आपको शुरुआत करनी चाहिए। प्रोग्रामिंग क्या है वो समझने के लिए सी चाहिए, एंड देन उसके बाद आपका मन है आप जिस चाहे उस लैंग्वेज पे स्विच कर सकते हो। और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है कि आज भी ऐसा बहुत सारा गेमिंग वाला पार्ट है या ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो अभी भी बहुत सारा सी में लिखे हुए हैं। लेकिन जैसा अभी हम डिस्कशन करके जो समझ पा रहे हैं, मैं एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट लिखता हूँ। क्या पाइथन में जिसको A+B भी लिखना नहीं आता, जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा है, क्या पाइथन से प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पे मैं जो जैसे आपने एग्जांपल लिया, मैं उसी एग्जांपल को हल्का सा एक्सटेंड करता हूँ। ये वो बात हुई जैसे जब मैं पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहा था तो लोगों ने बोला कि यार गियर वाली गाड़ी चलाना सीखो, इसके बाद आप बिना गियर वाली तो कभी भी चला सकते हो, तो आपको दोनों तरह की चलानी आ जाएंगी। जो कि बात सच है कि अगर आपको एक बार वो आ जाए तो आप शायद बिना गियर वाली बहुत जल्दी सीख पाओगे, उसके बाद कोप कर पाओगे, दोनों आपको चलानी आ ठोक भी तो दी थी पीछे बैक करते हुए। ठोक भी दी थी, बट पॉइंट इज कि आजकल शायद ऐसा हो गया है अगेन फ्रॉम एन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको स्कूटर नॉर्मल चलाना सीखना है, चेतक चलाना सीखना है या आपको एक्टिवा चलाना सीखना है। तो भाई एक्टिवा चलाना सीखना बहुत आसान है। अगर आपको कहीं पे रेस लगानी है और आपको देखना है कि मैं कितनी जल्दी आगे निकल पाऊंगा, जब प्रेशर सिचुएशन होगी तो उसमें गलती नहीं करूंगा, क्या मैं सही टाइम पे गियर लगा पाऊंगा, तो क्यों वो चीज़ करनी है जिसमें गलती करने के चांसेस हों, सीखने के चांसेस हों। कोई ऐसा है क्या जो बोलता हो कि नहीं मेरे को स्कूटर ही चलवाना है? ऐसा है, पर वो मैं अगेन आई विल फॉल बैक टू मेरा पहला पॉइंट कि फिर वो प्रोजेक्ट बेस्ड। ऐसा कोई नहीं है जो कॉलेज में आके बोले कि बच्चा अगर C++ नहीं जानता टाइम ऑफ एंट्री इनटू द कंपनी, नहीं, ऐसी कंपनियां बहुत ही कम होंगी, 1% 2% होंगी। ऐसी कुछ कंपनियां होती हैं जो स्पेसिफिक लैंग्वेज में हायर करती हैं, बट वो फिर सब लैंग्वेज वाले हैं। वो कोई ऐसा भी आएगा जो बोलेगा कि नहीं मेरे को सिर्फ कॉटलिन वाला ही चाहिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है। ठीक है, तो मेजर कंक्लूजन ये है कि पाइथन से आप प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट भी कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी। और सेकंड पॉइंट जो समझ आया कि ज़्यादातर कंपनीज जो इनिशियल लेवल पे चाहे फाइनल ईयर से रिक्रूट कर रहे हैं या पहली बार कंपनी स्विच कर रहे हैं, देन ऑल्सो पाइथन एज अ टूल इज सफिशिएंट। आपका जो भी एल्गोरिथमिक अंडरस्टैंडिंग है, जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व करा रहा है, आप अगर बोलते हो कि मैं सिर्फ पाइथन में इंप्लीमेंट करूंगा तो 10 में से 9 बार वो आपको एलिमिनेट नहीं करेंगे, दे आर ओके विद इट। करेक्ट। और एक चीज़ आपको इंटरव्यू में ये भी देखनी होती है कि आप एक सामने वाले इंसान के साथ बात कर रहे हैं, एक इंटरव्यूअर है जिससे आप बात कर रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम आपको दे रहा है, आप उसके सामने इंप्लीमेंट कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि 90-95% डेवलपर्स जो कंपनियों में काम कर रहे हैं वो ऐसे होंगे जिन्होंने शायद पिछले 8 या 10 साल से C++ की एक लाइन भी नहीं लिखी है, जबकि जावा या पाइथन बहुत सारे लोग रेगुलरली तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। तो ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि व्हेन यू आर यूजिंग C++, यू आर ऑन योर ओन। इंटरव्यूअर आपकी हेल्प नहीं करता क्योंकि उसको नहीं पता कि आप किस तरह से कोड कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो वो मिस कर रहा है। उनको भी 4 काम होते हैं, हर आदमी इंटरव्यू में इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है एज एन इंटरव्यूअर। तो ऐसा कई बार होता है कि अगर आप गलती कर भी रहे हैं तो दे विल लेट यू मेक दैट मिस्टेक। बट पाइथन या जावा करने का एडवांटेज ये है कि मोस्टली लोग अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में पाइथन या जावा या इनके जैसी कोई लैंग्वेज लगातार यूज़ कर रहे हैं। आपका कोड पढ़ के समझ पाना उनके लिए कि आपने सही किया या गलत किया। हर जगह इंटरव्यूज ऐसे नहीं होते जहाँ बाद में जाके सिर्फ टेस्ट केस रन करेंगे, मशीन बताएगी ठीक हो गया तो हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर को जज करना है कि आपने कोड सही लिखा या नहीं लिखा, या जब आप लिख रहे हैं तो साथ साथ आपको कुछ सजेस्ट कर देना, आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देना, अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो कर देना। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ जो सामने वाला भी मेरी हेल्प कर पाए। भाई इंटरव्यू तो आप संस्कृत में भी दे सकते हैं, बट अगर सामने वाले की समझ ही नहीं आया, प्राकृत में भी दे सकते हैं, प्राकृत में भी दे सकते हैं, बट सामने वाले की समझ भी तो आना चाहिए, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, आजकल गूगल ट्रांसलेट में संस्कृत आ गई है। यस, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि गूगल हैज़ नाउ स्टार्टेड सपोर्टिंग गूगल ट्रांसलेट। मेरे को लगता है आई थिंक टोटल 127 लैंग्वेजेस अब हो गई हैं। बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरे को समझ आ रहा है, बिकॉज इट्स लाइक कि आप बोल रहे हो कि मेरे को C या C++ में करना है, बट अगेन जो आदमी वहाँ इंटरव्यू लेने बैठा है, वो जो अपना डे टू डे का काम कर रहा है पिछले 8, 10, 15 साल से, वो पाइथन या जावा में ही कर रहा है, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आपसे बात करने में। करना तो उसको पड़ेगा। जैसे मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है सिचुएशन में, बच्चा बोलता है कि मैं गो में लिखना चाह रहा हूँ या मैं
अभी रिसेंटली मुझे मिला रूबी में लिखना चाह रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं जो फ्लास्क करके कोई लैंग्वेज है, सर मैं तो उसमें लिखता हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तो एक लड़के ने रस्ट में लिखा कि मैं रस्ट में लिखूंगा, तो भाई आप लिख सकते हो, मैं आखिर में बैठ के थोड़ा टाइम लगा के देख लूंगा कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा। बट इंटरव्यू चलते हुए मैं उनकी कोई हेल्प कर पाऊँ, समझ पाऊँ कि वो क्या कर रहे हैं, बहुत टफ हो जाता है। और अगेन मेरे लिए उसका कोई एडवांटेज नहीं है, मुझे 10 लोगों का इंटरव्यू करने हैं, अगर मैं आपकी बात उस समय नहीं भी समझ पा रहा हूँ, मेरे को एट द एंड ऑफ द डे बताना है कि आपने वो प्रोग्राम जो प्रॉब्लम है वो की या नहीं की, तो मैं अपना उतने तक ही सीमित रखूंगा। आपके लिए वो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूअर के लिए वो इंटरव्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट टू गिव एन कंपैरिजन, जैसे मेरे को पता है कि यूपीएससी में जब इंटरव्यू होता है तो यू कैन चूज रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो। तो सपोज समबडी सेज कि मेरे को मैथिली में इंटरव्यू देना है या मेरे को भोजपुरी में देना है, अब यूपीएससी तो पैनल लेके आ जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैथिली में इंटरव्यू ले भी रहा होगा वो भी डे टू डे बेसिस पे मैथिली इतनी नहीं बोलता। या मान लीजिए पैनल में एक ही आदमी होगा जो आपकी बात समझ पा रहा है, खैर मतलब वो यूपीएससी का कॉन्टेक्स्ट हुआ, बट यहाँ भी सिमिलर सी बात है कि पॉपुलर लैंग्वेज चूज करने के ये एडवांटेजेस होते हैं। पहली बात, जब आप प्रिपरेशन भी करेंगे, अभी तो आप पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं, जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो एग्जाम्पल्स ढूंढना, वीडियोस ढूंढना, स्टडी मटेरियल ढूंढना, अलग अलग तरह के एल्गोरिथम्स की इंप्लीमेंटेशंस ढूंढना, ये सब बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि आप एक पॉपुलर लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं। आप चाहिए तो आप रस्ट में कोड करिए, बट फिर आपको मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि शायद वो आपकी पहली लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आप में बहुत जुनून हो कि मुझे एक स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखनी है, बट देन वो आपकी पहली लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। तो बात जो समझ आती है वो ये कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप फाइनल ईयर में हैं और आप प्लेसमेंट सर्च कर रहे हैं, या आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, इन तीनों सिचुएशन में पाइथन राइट नाउ जिसको बोलते हैं आजकल फैशन में है। आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, यूट्यूब पे फ्री प्लेलिस्ट मिलेंगी, पेड कोर्सेज अच्छे अच्छे मिलेंगे, और स्विच करने भी वो आप इस्तेमाल कर सकते हो बाद में भी। हाँ, कंपनी के अंदर जाके ऑब्वियसली कंपनी के पास जैसा सर बता रहे हैं कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से टूल्स वो यूज कर रहे हैं वो आप सीख सकते हो, लेकिन अगेन डाउन द लाइन फिर जब एक दिन के बाद दूसरे दिन में आप स्विच करोगे देन अगेन यू कैन यूज। सीख सकते हो, और एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट करता है कि आप अंदर आके ही सीखोगे, तो रैंप अप टाइम आपको दिया जाता है। वो मान के चलते हैं कि पहले 2 महीने 3 महीने जो लैंग्वेज सीखनी है, प्रोजेक्ट का जो कॉन्टेक्स्ट लेना है, स्पेसिफिक जो कोड ऑलरेडी लिख लिया गया है प्रोजेक्ट के लिए उसको जो समझना है, उसमें बंदे को सीखने के लिए टाइम लगेगा। ये कंपनी मान के चलती है कि ये टाइम लगने वाला है। तो आपको ये प्रिपेयर नहीं करना कि सामने वाले का क्या प्रोजेक्ट होगा, आपको ये प्रिपेयर करना है कि आप कौन सी लैंग्वेज अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। एक पॉइंट बस यहाँ पे ये ऐड और करना चाह रहा हूँ कि हम एडवांटेज उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो अभी शायद ये सोच रहे हैं कि मैं किसी भी लैंग्वेज में बहुत अच्छा नहीं हूँ या मैं पहली लैंग्वेज सीख रहा हूँ। अगर आप ऑलरेडी जावा में अच्छे हैं तो शायद पाइथन पे स्विच करने का उतना एडवांटेज नहीं है। मैं ये जरूर सजेस्ट करूँगा, अगर आप C++ को अपनी प्राइमरी लैंग्वेज चूज कर रहे हैं तो पाइथन पे जरूर स्विच करें, बट अगर आप ऑलरेडी जावा में आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है तो जावा पे भी अगर स्टिक रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ मैं एक बात ऐड कर दूँ, मैं डे टू डे बेस पे स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहा था, इन सालों को जो लगता है ना कि जिसमें बहुत अच्छे हैं उसमें ये काज अच्छे होते नहीं है भाई। तो अगर आपको लग भी रहा है ना यू आर गुड, तो कोई एक फ्रेमवर्क कोई ऐसा होना चाहिए जिस पे आप उसको जज कर सको। मैं जजमेंट फ्रेमवर्क भी बता देता हूँ। जैसे अगर आप एक्चुअली प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक जो प्राइमरीली पॉपुलर वेबसाइट है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं उसका नाम है LeetCode। मैं ये बोलूँगा आप किसी भी लैंग्वेज में तब बोलिएगा कि मैं इस लैंग्वेज में अच्छा हूँ या इसको प्राइमरी लैंग्वेज मानता हूँ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जब चाहे ईजी हो, चाहे मीडियम हो, चाहे हार्ड हो, चाहे ईजी ही हो, पर आपने कम से कम 100 प्रॉब्लम 100 एल्गोरिथम उस। मैं काम करता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछता हूँ। बच्चा बीटेक में है या स्कूल में है और पाइथन उसके सिलेबस में, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक, आई थिंक आईसीएससी में तो ऑलरेडी पाइथन पढ़ा रहा है जहां तक मेरे को पता है, ठीक है। तो जो उसके सिलेबस में बुक्स है जो कुछ है वो तो ठीक है, एज एन इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग, फिर चाहे वो बीसी हो, एमसी, एमएससी, बीएससी कुछ भी हो या इवन बीटेक भी हो, अगर पाइथन या प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करना विद पाइथन कैसे करें? बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे हेड फर्स्ट की एक बुक है पाइथन की जो बहुत अच्छी है। ऑनलाइन कोर्सेज भी काफ़ी सारे हैं, हमारी भी शायद आप नॉलेज गेट के कोडिंग चैनल पे आएंगे तो हमारी भी पाइथन की बहुत वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो रिसोर्सेज की जहाँ तक बात है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हम चाहेंगे, अगर बच्चे डिमांड करेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पाइथन के रिसोर्सेज आपको ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम डेफिनेटली वीडियो के नीचे कुछ दिन में लिंक जो है अपने हिसाब से स्टडी मटेरियल अरेंज करके हमारे हिसाब से किसको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, वो जरूर हेल्प कर सकता है। प्रॉब्लम है
प्रॉब्लम यही है कि रिसोर्स ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, हम सेलेक्ट करके कि हमारे हिसाब से बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए वो जरूर डाल सकते हैं, बट हाँ अगेन रिसोर्स की कमी नहीं है। अच्छी अभी के लिए बताएं, जब डालेंगे तब तो अपन डालेंगे, वो तो नॉलेज गेट पे देख लेंगे। अभी के लिए अगर आप कोई प्लेलिस्ट, कोई यूट्यूब चैनल या कोई वेबसाइट विद द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, स्टार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई एक ऐसा क्रिस्प एग्जांपल है क्या अपने पास अभी? अपने पास ऐसा बहुत क्रिस्प एग्जांपल नहीं है। मैंने जब सीखा तो एक हेड फर्स्ट की एक बुक आती है ओरेली पब्लिकेशन की, हेड फर्स्ट पाइथन करके, मैंने उससे सीखा था। उसमें काफी बेसिक्स से समझाया गया था करके जो, हाँ उनके बहुत सारे वर्जन्स आते हैं। मैंने जावा भी पहली बार उसी सीखी थी, हेड फर्स्ट जावा के नाम से। तो वो अच्छी बुक्स हैं, अगर आप चाहें तो उससे जरूर सीख सकते हैं। कंप्लीट रेफरेंस थी मेरे पास, वो दिमाग ने खाली। कंप्लीट रेफरेंस वो बाइबल टाइप की है कि अगर कभी कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कि वो रेफरेंस बुक है, वो मतलब शायद राइटर को भी पता है इसलिए उसने उसका नाम कंप्लीट रेफरेंस रख दिया है। तो वो डिक्शनरी की तरह है कि जब आपको कभी कुछ ढूंढना है तो आप उसमें जाके ढूंढते हैं, बट आप डिक्शनरी रोज बैठ के पढ़ते नहीं है अनटिल अनलेस आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो कि मैं इससे पढ़ के कुछ सीख लूँ। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जितना एंथू बच्चे का होता है वो शायद बुक में ही निकल जाता है, सिस्टम तक पहुँच के प्रोग्रामिंग करना पहुँच नहीं पाता। और प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिस्टम के साथ कितना समय बिताया, कितनी प्रॉब्लम एक्चुअली इंप्लीमेंट करके देखी। कोर्सेज आप कितने भी देख सकते हैं, वीडियोस आप कितने भी देख सकते हैं, देख के ऐसा लगता है अरे ये तो मेरे को समझ आ गया है, तो बड़ा आसान है। और जब कोई बोलता है कि बेटा अरे का भी एक प्रोग्राम लिख दो छोटा सा, तो फिर हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि लिखा नहीं है अपने आप। तो प्रैक्टिस 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 करनी है इसमें। बेसिक एल्गोरिथम्स हैं, उनको लगाएंगे तो डेफिनेटली सीख जाएंगे। ठीक है। एक प्रॉब्लम मुझे जो नजर आती है इस फील्ड के अंदर, प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा पढ़ना शुरू कर रहा है अभी, व्हेन यू प्रिपेयर फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम ना, तो वी नो यार ये सिलेबस है, इसका मैंने प्रिंट निकाल लिया, एक एक टॉपिक पढ़ता जा रहा हूँ, अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, हो गया। अब नॉलेज तो मैं कितनी भी एक्वायर कर लूँ, लेकिन जैसा मुद्दे की बात है वो है प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट अगर मेरा नहीं लगा तो फिर उस बात का कोई मतलब नहीं। और ज़्यादातर केस में जो बच्चे इवन टैलेंटेड भी हैं और टैलेंट के साथ साथ एफर्ट भी कर रहे हैं, बट वो एफर्ट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा पता नहीं लगता। तो स्पेसिफिक टू द प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कुछ ऐसे, जैसे आप वो लीड कोड का शायद एग्जांपल दे रहे थे, क्या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्पेसिफिक? क्योंकि मैं देखता हूँ पढ़ते बहुत कुछ यार, गिनती के 10 20 50 सवाल वही घूमते रहते हैं आमतौर पे। तो स्टार्टिंग विद 3.2 टू मे बी 32 वट एवर इट इज, कुछ प्रॉब्लम सेट ऐसा हो कि मेरे को नहीं समझ आ रहा। ये भी तो अप्रोच होते हैं ना तैयारी करने की। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे सिलेबस देखते नहीं, दे स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, उससे भी हो जाता है। तो क्या कुछ प्रॉब्लम सेट ऐसा हो सकता है जिससे मुझे फीडबैक भी मिलता है यार ये 50 प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की ना भाई, तो नहीं हो रहा तेरा प्लेसमेंट, लाइक दिस? अगेन ये कोई स्पॉन्सर्ड मैं कंटेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं पर्सनली कैसे तैयारी करी है, मैंने कैसे सीखा है वो मैं बता देता हूँ। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो जब आप अगर कोई लैंग्वेज आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सोचना कि मैं पहला चैप्टर पढ़ने के बाद कोई प्रॉब्लम जाके सॉल्व कर पाऊंगा, बाहर जाके सॉल्व कर पाऊंगा, थोड़ा सा मतलब हाइटेड एक्सपेक्टेशन है, वो शायद आपको नहीं रखनी चाहिए। उसमें मैं यही बोलूँगा, बुक में जनरली हर चैप्टर के बाद एक्सरसाइजेज होती हैं, बीच बीच में एक्सरसाइजेज होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। आप पहले उन्हीं को यूज़ करें ये समझने के लिए कि मेरे को बस एक ये सिंगल कॉन्सेप्ट समझ आया है नहीं आया। बट बाय द टाइम आप कोई भी बुक अगर पढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, बाय द टाइम यू फिनिश फर्स्ट 30% ऑफ द बुक, जो मेन पहले 6-7 चैप्टर होते हैं, जब आपने अगर वो कंप्लीट कर लिया है तो आप इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि आप बेसिक प्रोग्राम अपने हिसाब से लिख सकें। आपने इफ एल समझ लिया है, आपने लूपिंग समझ लिया है, वेरिएबल समझ लिए हैं, प्रिंट कैसे करना है ये समझ लिया है। अगर आपने ये सब बेसिक जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का जो होता है वो समझ लिया है, तो आप बेसिक कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सिर्फ एक ही मार्क है और कोई मार्क नहीं है, सिर्फ एक ही बेंच मार्क है और कोई बेंच मार्क नहीं है, कि मैं जाके जो बेसिक एल्गोरिथम वाली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगेन मैं लीड कोड बोल रहा हूँ, इंटरव्यू बिट से भी मैंने काफ़ी तैयारी की है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, हैकर रैंक है, ये जितनी भी हैं, मैं इसमें जाके कितनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर पाया बिना सोल्यूशन देखे हुए। सोल्यूशन देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप सोल्यूशन तब देखें जब आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, मैंने देखा लोगों को एक दिन लगा लिया, ट्राई कर लिया, मेरे को ये लग रहा है कि अब मैं इसमें आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद मैं जाके सोल्यूशन देखूं और समझूं कि मैंने क्या नहीं समझा था, क्या मेरी गलती थी, और उसके बाद अगली प्रॉब्लम लगाऊं। या तो उल्टा हो जाता है कभी कभी ना, सॉल्यूशन क्वेश्चन पढ़ा, उसका सॉल्यूशन देख लिया, नहीं समझ आया तो एक फार्मूला डेवलप किया, जिस फार्मूले का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन से सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सके। मैंने पूछा, मैंने यार इतनी जल्दी तो ये क्या बोल रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू है 4 आंसर 8, तो उसने मान लिया कि 2 into x हुआ होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा फार्मूला काम नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई मैंने तो पढ़ा नहीं कोई फार्मूला। कह रहा है ना 2 into x, लगा तो था 4 से 8 आया था, तो 8 से 16 आना चाहिए। तो ऐसा तो ऐसा सच कोई स्पेसिफिक? इसमें बस मैं सलाह ये दूंगा कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ें, और आपके आसपास वाले ऐसा कर रहे हैं तो उनसे दूरी बना के रखें। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ऐसे बच्चे से दूरी बना के रखें, वरना कीड़ा जो है आपको भी काट सकता है। ठीक है।
और एक लेवल ऊपर, मान लो मैं ऑलरेडी, ये भी एक प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक हो गया, 4, 4.5, 5-6 लाख का पैकेज है और CSIT में उसको बढ़ाना है, स्विच मारना है। बहुत सारे बच्चे कहीं खो जाते हैं, अभी एफर्ट करना है बट क्या करना है नहीं समझ आ रहा। तो अगर मैं ऑलरेडी प्लेस्ड हूँ, मेरा बेसिक काम चल रहा है, कंपनी में जाके कितनी कोडिंग करनी पड़ेगी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन अब मेरा सपना है अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फैंग, किसी अच्छी कंपनी में जाने का। तो अब क्या मेरे लिए यहाँ पर मैं 2 पॉइंट बोलूंगा। पहला सर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर करता हूँ कि पहला तो ये कि मेरे को अभी क्या, मतलब अगर मैं ऑलरेडी प्लेस्ड हूँ, मैं 2-3 साल एक्सपीरियंस वाला हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए। भाई आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो या आप 10 साल एक्सपीरियंस वाले हो, सिर्फ एक ही काम करना है मेरे को, यही मतलब अभी शायद समय हो गया, अपना समय जब पुराना याद करते हैं तो भी देख देख के लगता है कि यार कितने बेवकूफ़ थे हम, या अपनी बात कर रहे हो तो? हाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कितना बेवकूफ़ था मैं पर मुझे ऐसा लगता है इतनी फील्ड्स हैं, इतना टफ है आजकल अच्छे पैकेजेस पे जॉब लेना। बाकी ब्रांचेस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए शायद जितना आसान है उतना आसान किसी भी और ब्रांच के लिए नहीं है। मतलब सोचिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लीड कोड पे आप जाएंगे तो 1000 शायद 2000 प्रॉब्लम का प्रॉब्लम सेट है। मैंने आज तक कोई बच्चा ये कहता हुआ नहीं देखा जो ये बोलता हो कि मैंने 300 प्रॉब्लम लगाई हैं। 100 वाला भी वैसे नहीं मिलता, बट मैंने 300 प्रॉब्लम लगाई हैं और मेरा किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ है। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बीच में जब मैं भी पास आउट हो रहा था पिछले 4-5 साल, बड़ा हल्ला था कि आपने क्या प्रोजेक्ट किए हैं, इनसे बड़ा फ़र्क पड़ता है, लोग प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, पैसे दे दे के प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, कि ज़बरदस्ती किसी के प्रोजेक्ट में अपना नाम लिख रहे हैं। किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओनली थिंग दैट मैटर्स, बाकी सब चीज़ें क्या है, एड ऑन है। बेसिक काम किया नहीं, एड ऑन इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, सर्टिफिकेशन कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर लिया है। कोई पूछेगा आप एल्गोरिथम लिख सकते हो, जरा एरे का प्रोग्राम लिख दो, तो नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं लिख पा रहे। तो आपको कुछ नहीं करना है, लीड कोड पे जाना है, हार्ड नहीं लगानी, मीडियम नहीं लगानी है, आपको स्टार्ट करना है। फिल्टर है, वहाँ जाइए, बोलिए सिर्फ इजी प्रॉब्लम लगानी है। उसमें जाके दूसरा फिल्टर लगाइए, बोले सिर्फ एरे टॉपिक आज पढ़ के आया हूँ, सिर्फ एरे की प्रॉब्लम लगानी है। उसकी क्या 25-30 प्रॉब्लम लगा सकते हो क्या ईजी वाली? वो इंटरव्यू सेटिंग में आपसे बोलेगा कि वो प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करेगा कि आप वो शायद 12 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में लगा पाओगे। तो बस उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। और उसमें भी ये है, अगर आपको नहीं दिमाग लग रहा है, फिर भी आप अगर इनफ प्रॉब्लम कर लेंगे, मैथ की तरह, जैसे लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन नहीं समझ आ रहा, मैंने बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे ऐसे देखे कि इतने सवाल लगा लिए इंटीग्रेशन के कि इंटीग्रेशन उनको समझ नहीं आता, बट कोई सवाल नहीं जो वो ना लगा पाए। याद हो गया, मतलब पता है उनको कि यार ये पैटर्न है, तो इस तरह से करते हैं। प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही है। अगर आप इनफ एल्गोरिथम वाली प्रॉब्लम्स लगा लेंगे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे ही आप प्रॉब्लम देखेंगे आपको मैचिंग देखते ही याद आ जाएगा कि इस तरह की मैंने प्रॉब्लम लगाई थी, उसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया था। ज़रूरी नहीं आपको कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, समझने की कोशिश करनी चाहिए, बट अगर आपको जस्ट बिकॉज को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ गुड जॉब। मतलब इसमें मुझे लगता है ना, एक लेवल के बाद बच्चों की भी या इवन किसी की भी इतनी गलती इसलिए नहीं है ना यार, इंटरनेट आजकल इतनी बड़ी भसड़ है, आप इंस्टाग्राम खोल दो, यूट्यूब खोल दो, हर आदमी एक नई कहानी सुना रहा है। और प्रॉब्लम क्या है, अपन एक काम करना शुरू करते हैं, अभी हम पता नहीं उसे रिलीजियसली फॉलो करना शुरू भी किया कि अगला आदमी आ जाता है अगला ट्विस्ट लेके कि यार ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर। तो मैं एक बार दोबारा याद कर रहा हूँ, क्या सच में इतना सिंपल है क्या कि सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट्स और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस सब कुछ छोड़ के कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, यस किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं ये, और वहां से ये कोर्स डाउनलोड कर लूँ, वहां से कर लूँ, 1-1 टेराबाइट सालों ने वीडियो कोर्स ही रखे हुए हैं कि पता नहीं कब किस दिन इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पॉइंट ये है, ये लीड कोड पे अगर 100 प्रॉब्लम भी लगा लें और 300 लगा लें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना, लाइक सिंगल सेंचुरी एंड ट्रिपल सेंचुरी, तो हो जाएगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोडक्ट में बेस में कभी मैं बात कर रहा हूँ कि फैंग में हो जाएगा, एज फार एज गेट एन इंटरव्यू फैंग में हो जाएगा, इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछता। दूसरा मैंने क्या देखा ना, बच्चों को जो शायद थोड़े से एम्बिशियस बच्चे ना, 4 प्रॉब्लम लगाएंगे ईजी वाली और उसके बाद सीधी हार्ड प्रॉब्लम खोल के बैठ जाएंगे, उसके बाद वो लगेगी नहीं, दिल हो जाएगा छोटा, अगले दिन से वो प्रॉब्लम करना बंद। भाई हार्ड प्रॉब्लम लगानी ही नहीं है, पहले इजी खत्म कर लो, फिर मीडियम खत्म कर लो, अगर उसके बाद भी थोड़ी बहुत जान बच जाए तो 2-4 हार्ड लगा के जो खुश हो लेना। जैसे 12th में मेरे को याद है कुछ लोग क्या करते थे, बेसिक काइनेमेटिक्स के या जो हमारी मैकेनिक्स होती थी उसके सवाल नहीं लग रहे, इरोडोव की बुक ले आए कहीं से इतनी पतली सी, और वो क्योंकि क्या है, वो भी एक टशन है, वो भी एक गिटार टाइप की चीज़ है कि देखो मेरे पास इरोडोव है, मैं तो ये लगाता हूँ, या मैं तो हार्ड प्रॉब्लम लगा सकता हूँ। तो भाव आवेश में आके या बहुत ज़्यादा थोड़ा सा किस दिन मोटिवेट हो जाके किसी सर की वीडियो देख ली, समझे सर की वीडियो देख ली, मोटिवेट हो गए कि आज ही डेवलपर बन जाएंगे, सीधे हार्ड प्रॉब्लम खोल के बैठ गए, ऐसा ना करें। बेसिक इजी से स्टार्ट करें, आपका भी कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्ड होगा। बस इजी प्रॉब्लम करें पहले, उसके बाद मीडियम करें, फिर हार्ड करें, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं तो मोटिवेट करता ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ मोटिवेशन साला सस्ता नशा है। बिल्कुल, कि
मोटिवेट हो गया बच्चा, ज़्यादा मोटिवेट हो गया तो अब ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा तो कहेगा क्या करूँ क्या करूँ, थोड़ा और मोटिवेट होता हूँ यूट्यूब पे। अब बहुत इतना मोटिवेट हो गया कि सो गया अब। थक गया वो अभी। तो उसने कहा देख मोटिवेट तो मैं हो चुका हूँ, हाँ। वो प्रॉब्लम सॉल्व है, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ मैं। तो उसके बाद तो क्या करेगा, वो शेड्यूल बनाएगा अगले दिन का थोड़ा कि खाएगा, मैं कल ही ये करूंगा। थोड़ा खाएगा पिएगा रेस्ट करेगा सो जाएगा, फिर उठेगा तो सडनली मोटिवेशन गया। जा चुका होगा, थोड़ा चाय वाय पिएगा थोड़ा सेट होगा, फिर वो फिर मोटिवेशन किसी दोस्त का फोन आ जाएगा, फिर खेलने चला फिर जाएगा। 2-3 घंटे लगेंगे और ये कहानी चलती 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 चली जाएगी। ठीक है, और तो इसके लिए मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, ये लीड कोड की प्रॉब्लम आना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। एंड अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लीड कोड से ही लगाएं, मैंने लीड कोड पे देखा है कि थोड़ा फिल्टर विल्टर करना आसान है, बट ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपको कोई और पसंद आ रही है तो किसी और से लगाएं। नहीं तो इसके लिए रेवोल्यूशन 2.0 3.0 बाप ऑफ बाप स्ट्रेटेजी, बाप ऑफ दादा स्ट्रेटेजी, ये कुछ नहीं करना, आग लगाना इस टाइप की चीजें, यार किसी भी पिक्चर हॉल के पर्दे फाड़ देना, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कंप्यूटर साइंस में अच्छी जॉब लेना इतना ज़्यादा आसान है जितना शायद कहीं पे नहीं है। जितने 10-10 साल काम करके लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैं उनको बिलिटल नहीं कर रहा हूँ, सबका अपना अपना काम है, बट जितने पैकेजेस नहीं ले पाते हैं कंप्यूटर साइंस आईटी के बच्चे थर्ड ईयर इंटर्नशिप में उतने पैसे कमा रहे हैं। भाई तो इतना बोल वचन पेल रहा है, पहले ये तो बताओ आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, तो मैं भूल गया बच्चों को बताना, आप कौन हो एडवाइस देने वाले, मतलब आपने क्या किया है? मैंने यूपीडीओ के कॉलेज से इंजीनियरिंग करी है, गवर्नमेंट के प्राइवेट? प्राइवेट कॉलेज से। बहुत ही ख़राब रैंक थी, उसके बाद एक प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा, वहाँ से इंजीनियरिंग करी है। कॉलेज में हमारे जिसको इंफोसिस में प्लेस हो जाए उसको भगवान समझा जाता था कि अगर आप इंफोसिस में प्लेस हो गए हैं, जो कि हमारे यहाँ यूपीडीयू में मोस्टली कॉलेजेस का हाल है। तो आप भगवान बने? हम भगवान बने पर हमारी ज्वाइनिंग ही नहीं आई, मतलब तो हम वैसे हमने वेट भी नहीं किया ज्वाइनिंग का, बट जो हमारे बैच के बच्चे थे, जो और मेरे साथ के बच्चे थे इंफोसिस में जो प्लेस हुए थे, वो 4-5 महीने तक अटका के रखते हैं, नहीं बुलाते, घर पड़े परेशान हो रहे हैं। पर हाँ मतलब उस जगह से शुरुआत की है, बहुत छोटी छोटी कंपनियों में काम किया है। पहली सैलरी मेरे को याद है जब मुझे मिली तो 21,000 रुपये कुछ करके मेरे को हाथ में सैलरी मिली, और मैं और मेरा एक दोस्त था जो हम कॉलेज से गए थे बैंगलोर के एक पीजी में, हम दोनों लेटे हुए थे रात में, और हम दोनों ये सोच रहे थे यार इतना पैसा इसका करेंगे क्या, आज तक देखा ही नहीं इतना पैसा एक बार। मेरी फीस भरी थी तुमने? हाँ संजय सर की पैसा खर्च नहीं होता था, असली बात है। हमको ऐसा लगता था कि कैसे खर्च करें, हमारा रहने खाने का खर्चा मेरा और उसका दोनों का 6,500-7 हज़ार रुपये में हो जाता था, 6,500-7,500 दोनों के लगते थे। उसका हमको लगता था अब ये क्या करें, तो बच ही जाते थे पैसे। बट हाँ मतलब मैंने वहाँ से शुरुआत की है, अभी 10 साल, शायद मेरे को 9.5 साल 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है मैंने 4 साल, अमेज़ॉन में काम किया है 2 साल, उसके अलावा ऊबर के, स्विगी के, फेसबुक के, इन सब से ऑफ़र्स लिए हैं। जैसे मैं इंटरव्यू की बात कर रहा था, फेसबुक लंदन से ऑफ़र लिया है। तो इसमें जहाँ तक इंटरव्यू करने की बात है, ये तो हुआ इंटरव्यू देना और उसमें सक्सेसफुल होना। जहाँ तक इंटरव्यू लेने की बात है, जब मैं अपनी एक पहले बैंगलोर में स्टार्टअप में काम करता था मबल नाम की, वहाँ मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लिए। फॉर्चुनेटली जो वहाँ पर जो सीनियर लोग थे जिन्होंने कंपनी खोली थी, वरना कॉलेज से फ्रेश पास आउट बच्चे आप गए हो, 1 साल आपको काम करते हुए कोई इंटरव्यू लेने का मौका नहीं देता। बट वहाँ उन्होंने इस काबिल बनाया सबको, मेरे साथ के जितने भी लोग थे सबको, कि नहीं हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी देते थे, गलती करने का मौका देते थे। तो इंटरव्यू वहाँ पर भी लिए, माइक्रोसॉफ्ट में गया, वहाँ पर कैंपस ड्राइव्स की, डीसी में, आईटी रुड़की में से बहुत सारे कॉलेजेस में, वहाँ से भी बच्चों से इंटरेक्ट किया। अमेज़ॉन में इंटरव्यूज़ लिए, अभी दोबारा मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ, वहाँ पर इंटरव्यूज़ लेता हूँ। इसके अलावा मैं सेपरेटली कुछ कंपनीज़ के लिए कंसल्टिंग भी करता हूँ सिर्फ इंटरव्यूइंग के लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बस आप इंटरव्यू ले लें और हमारे लिए, और जो अच्छा बच्चा हो उसको आगे पास कर दें। तो इसी तरह से मैं बता रहा हूँ, जैसे पिछले साल में मैंने 500 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए हैं, बच्चों से इंटरेक्ट किया है। एक साल में 500? जी। तो दिन में 2 से ज़्यादा ऑन एन एवरेज, अराउंड 2। ठीक है भाई, तो ये फिर माना जा सकता है कि एक आदमी जो सिर्फ इंटरव्यू दे नहीं रहा, इंटरव्यू फोड़ नहीं रहा, वो इंटरव्यू ले रहा है, और उन लेवल्स की कंपनी का ले रहा है जहां बच्चे जाने का सपना देख रहे होते हैं। तो डिस्कशन थोड़ा लंबा चला, बट मेरे ख्याल से बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, अदरवाइज इट विल बी थोड़ा सा लाइन से भटक जाएगा। तो कंक्लूजन ये है कि अच्छा पोएट शेक्सपियर हो सकता है, प्रेमचंद हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए 4 लैंग्वेज सीखना जरूरी नहीं है इन द स्टार्टिंग। बाद में जरूरत पड़े तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाइथन फिलहाल आजकल अगर नई लैंग्वेज चूज कर रहे हैं तो पाइथन, अगर जावा में ऑलरेडी थोड़ा बहुत अच्छे हैं तो उसी को आगे बढ़ाएं, पर जावा या पाइथन में से अगर एक लैंग्वेज चूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पाइथन चूज करें। तो 3, 4, 5 जगह इधर उधर जंप करने की जरूरत नहीं है। बाकी इस तरह का सेशन कैसा लगा एक बार बताइएगा।
इस तरह की मतलब मुझे तो लगता है प्रशांत के अंदर ऐसे 100 पॉडकास्ट का कंटेंट ऑलरेडी भरा हुआ है, तो और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सीरियसली हम उसके ऊपर एक बहुत सॉलिड डिस्कशन करते हैं। 10-15 टॉपिक हमने लिख के रखे हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे तो हमें और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, जिसके बारे में इसी तरह का एक इनफॉर्मल डिस्कशन हम करें तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाएगा और हमें भी समझ आएगा कि रियलिटी में आजकल बीटेक के बच्चे की एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स चल रही होती है। बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज होगा ये कि जब तक आप एंगेज नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे ना, यूट्यूब के एल्गोरिथम में ये वीडियो को खो जाएंगी, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा काम सर उसी से चल रहा होता है। और इस तरह का और भी शानदार कंटेंट और भी बहुत सारे गेस्ट के साथ कोशिश करेंगे रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर कंटेंट लाते रहें। चैनल सब्सक्राइब करिए। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।